पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। नैनीताल से धारी ब्लॉक के सभागार में बीडीसी की बैठक। विधायक ने सुनी जनप्रतिनिधियों की समस्या। विधायक ने दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। टेहरी में जलाशय के आसपास स्थित गांव का सर्वेक्षण को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को किया निर्देशन। जनसेवा के प्रति गीता धामी का अटूट संकल्प। गीता धामी दोहराया जनसेवा का संकल्प। चंपावत में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का हुआ सफल आयोजन। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से चोरी, बसों से डीजल चोरी का खेल जारी। रोडवेज बस से डीजल चोरी का भी सुपार। और ऋषिकेश स्थित बंसा देवी रेलवे फाटक पर हुआ बड़ा हादसा। एक्सप्रेस की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी से सिख समाज भड़क गया है। समाज के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कोयल घाटी में हरक सिंह रावत का पुतला फूंका। चेतावनी दी कि यदि हरक सिंह रावत ने माफी नहीं मांगी तो सिख समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बता दें कि हरक सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान सरदार जी 12 बज गए जैसी एक विवादित टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने इसे मजाक करार दिया, लेकिन सिख समाज ने इसे गंभीरता से लिया है। मामले में हरक सिंह रावत के खिलाफ सिख समाज ने गुस्सा दिखाते हुए मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत की इस टिप्पणी ने पूरे सिख समाज को अपमानित किया है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गगनदीप सिंह ने वेदी ने बताया कि 12 बजे का संदर्भ सिख समाज के वीरता, बलिदान और इतिहास से जुड़ा है। ये किसी मजाक का विषय नहीं है। हरक सिंह को इतिहास पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, तभी ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणियों से बचा जा सकता है। पुतला दहन की कल वीडियो आई है, पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुई है। कल उत्तराखंड हरक सिंह रावत जी ने बोला है कि सरदारों के सिखों के 12 बज गए। और आप इतने बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के नेता, और ऐसा बयान दे रहे हैं। और सिखों के 12 बज गए, सिखों का 12 बजे का मतलब आपको पता भी है। सिखों ने 12 बजे हिंदू धर्म की रक्षा करी थी, उनकी 2200 बच्चों को छुड़वाया था। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं। आप इतने बड़ा उत्तराखंड के नेता हैं, मंत्री पद में रह चुके हैं, और ऐसे आप बयान दे रहे हैं। और सिखों के 12 बज गए, और जितनी भी वहां पे जनता बैठी सारी हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। हम पूरे सिख समाज पूरी घोर निंदा करते हैं हरक सिंह रावत जी की। अब क्या मांगे हमारे पंच प्यारों के सामने गुरुद्वारे में जाके हरक सिंह रावत जी पूरे सिख समाज से माफी मांगे। नहीं तो हम अभी तो उत्तराखंड में ऋषिकेश में ये प्रदर्शन हुआ है, हम पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश दुनिया में प्रदर्शन करेंगे। हम करता है सिख समाज का। हरक सिंह रावत जी आजकल पूरे प्रदेश में बड़बोला बंद कर रहे हैं अपना, जहां जा रहे हैं कुछ भी पक रहे हैं। और यही चीज उन्होंने कल करी। आप आ रहे हो, धरने में आ रहे हो, बार एसोसिएशन के धरने कर रहे हो, वकीलों का साथ दे रहे हो, वो हमें अच्छी बात है आप कर रहे हो। लेकिन फिर उस पे वकीलों पे साथ देने के चक्कर में आप एक सरदार जी को देख रहे, वहां कह रहे तुम्हारे 12 बज रहे, तुम जल्दी से जोश दिखाओ। ये कौन सा न्याय है आपका कि मतलब आप ऐसे सरदारों को कुछ भी बक रहे हो एकदम से। आप अपनी राजनीति चमकाओ करो, राजनीति अच्छी बात है, सिखों पे राजनीति मत करो। सरदारों पे राजनीति करना आपके लिए बहुत पाप की बात है। और हमारे शहीदों के लिए राजनीति कर रहे। 12 बजने का इनको मतलब ही नहीं पता। आपको नहीं पता तो पहले पता करिए, गुरुद्वारे जाकर आप शिक्षा लीजिए सिखों से कि क्या है मतलब, क्या नहीं है। आप गुरुद्वारे जा रहे हो, 2 दिन पहले ये शहीदी दिवस मना रहे गुरुद्वारे जाकर, वहां मत्था टेक रहे हैं, और उन्होंने ये ही नहीं पता गुरुद्वारों में क्या है क्या नहीं है। सिखों का इतिहास ही नहीं पता। और ऐसे ही हमारे सरदार जी को बोल रहे हो जाकर 12 बज गए या नहीं बज गए। आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, सिख पंथ से माफी मांगनी चाहिए, गुरुद्वारे पे जाके माफी मांगनी चाहिए। और ये एक बात है, आजकल से अभी तक इन्होंने एक वीडियो तक नहीं डाली अपने सोशल मीडिया पेज पे कि मैं सिखों से माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी। ना इनकी कांग्रेस ने ना इसने। और जबकि इनके कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी सरदार ही है, उनके भी तरफ से इनका ये नहीं आया कि माफी मांगे ये व्यक्ति। और कांग्रेस का शुरू से ऐसी रहे। 84 के दंगे देख लो कांग्रेस ने, ये राहुल गांधी से अभी मिलकर आए हैं, तो अब इन्होंने देखा कि उत्तराखंड में सरकार वैसी भी नहीं आ रही कांग्रेस की। अब कैसा है कि चलो सरदारों को गाली देना स्टार्ट करो, जैसे राहुल गांधी ने करा था, जैसे इनका खानदान पहले से कर रहा है, और आज इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया वही चीज करती है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून से खबर है, जहां दिव्यांगजन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। दरअसल आपको बता दें कि दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों पर
होगी कठोर कार्रवाई। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालय शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अनुचित लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का अनुचित लाभ उठाने वाले शिक्षकों के खिलाफ जांच जारी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित। समिति प्रमाण पत्रों की गहन जांच कर शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। अपात्र 52 शिक्षकों की सूची जांच के लिए कराई उपलब्ध। 2 प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता और 29 सहायक अध्यापकों पर लटकी तलवार। विभाग ने सभी को कारण बताओ नोटिस किया जारी। गलत लाभ लेने वाले शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों पर कठोर कार्रवाई तय। अन्य कर्मियों के प्रमाण पत्रों की भी होगी जांच। सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने धारी ब्लॉक के सभागार में बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं को विधायक कैड़ा और अधिकारियों के समक्ष रखा। विधायक कैड़ा ने संबंधित विधायक के विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र के सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बैठाकर क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने का काम करें। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख भावना आर्य ने की। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही विधायक ने सभी को आश्वस्त भी किया कि गांव में विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान करने की दिशा में लगातार कार्य किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें, नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में टिहरी जलाशय के आसपास स्थित गांवों का सर्वेक्षण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएम ने टीएचडीसी और आईआईटी रुड़की के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे से संबंधित रिपोर्ट पर आपसी समन्वय स्थापित कर अंतिम परिणाम शीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर आईआईटी रुड़की से प्रोफेसर प्रधान और प्रोफेसर आलोक ने अवगत कराया कि 1 वर्ष की अवधि में विभिन्न टाइमलाइन पर 6 सर्वे किए गए, जिनके अंतर्गत यूएवी सर्वे, जियो रेक्टिफिकेशन, डैम एडिटिंग और करेक्शन, नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी आदि तकनीकी का उपयोग कर अंतिम परिणाम तैयार किया। आईआईटी रुड़की द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार सर्वे किए गए 14 गांवों में से 3 गांव ऊपरी डोबा, नारगढ़ और सरोट में थेसौ का प्रभाव पाया गया है। जनसेवा के प्रति अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए गीता धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क बहुउद्देश्य चिकित्सा शिविरों का सफल आयोजन किया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को समन्वय पर सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सके। शिविरों में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे स्थानीय निवासियों को अपने घर के पास ही विश्लेषण डॉक्टरों को ये सेवाएं मिली। गीता धामी ने कहा कि मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि राज्य का कार्य भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं की वंचित न रहे, और ये शिविर उसी संकल्प की एक कड़ी है। स्वस्थ समाज की सशक्त समाज की नींव रखता है। हृदय रोग, नेत्र रोग, दंत चिकित्सक, स्त्री रोग, सामान्य चिकित्सा और इस बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अनुभवी डॉक्टरों ने परामर्श दिया। सामान्य बीमारियों से लेकर विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं तक की जांच की गई। डॉक्टरों के परामर्श के बाद जरूरी उपचार और दवाइयां भी मौके पर निःशुल्क प्रदान की गई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शिविरों में हजारों की संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ये पहल स्थानीय जनता के बीच बेहद सफल और प्रशंसनीय रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। रंग खिला क्या
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस लाइन रतुड़ा में एक विशेष योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सभी पुलिसकर्मियों और फायर फाइटर्स को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। ड्यूटी के दौरान होने वाले अत्यधिक तनाव और दबाव को देखते हुए यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस सामूहिक योगाभ्यास में सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षकों ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि योग किस प्रकार तनाव प्रबंधन के सहायक है और ये हमारी कार्य क्षमता का कैसे बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और फायर फाइटर्स की नौकरी उच्च दबाव वाली होती है। यहां तुरंत और सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि यह मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। इस तरह के अभ्यास कठिन ड्यूटी के दौरान जवानों को मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद करती है। इस दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जो विशेष रूप से उनकी शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने पर केंद्रित थे। आमजन की सुरक्षा और संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थों को नियमित चेकिंग के अतिरिक्त समय समय पर अलग अलग स्थानों पर बृहद स्तर पर आकस्मिक चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं। जनपद के नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर संदिग्धों वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 3506 वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए 6374 व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। इसके साथ थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने संबंधित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आकस्मिक रूप से चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अभियान देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और आमजन सुरक्षित महसूस कर सके। और आगे बढ़ेंगे, जहां जॉन स्टार 52 की मूवी जो है उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, जॉन स्टार 52 की पहली फिल्म मैं मेरे गांव की बात को 1 साल पूरे हो गए हैं, जहां दर्शकों की मांग पर अंग्रेजी के सबटाइटल के साथ सोमिकल प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। फिल्म ने रचा इतिहास, फिल्म ने जोड़े नया अध्याय। लाखों की संख्या में दर्शकों ने देखी मेरे गांव की बात। सुपरहिट रही फिल्म, तोड़े सारे रिकॉर्ड। जॉन स्टार 52 की रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित फिल्म, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं की वैश्विक स्तर पर बनी पहचान। सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के एस चौहान फिल्म के प्रस्तुतकर्ता प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से प्रेरित होकर फिल्म का कराया था निर्माण। अभिनव चौहान ने फिल्म में निभाई थी मुख्य भूमिका। अभिनव के अभिनय से दर्शकों जो हुए थे मंत्रमुग्ध। प्रमुख कलाकार के रूप में अभिनव का रहा दमदार अभिनय। उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम। मेरे गांव की बाट फिल्म ने समाज में लाया क्रांतिकारी बदलाव। मात बिरता की बाबा 20 साल गए वही गांव छोड़ी कोरी तो लाऊं 5-6 साल का था जो लाऊं गौरिया और तित के बाद हाँ खुद ही गांव ही ना नोटा। तारा लाड़ को गोरे रोंदर गोरे ही पड़ दो। मैं तेरी बकवास सुननी ना। हाँ बिल्कुल ना चाहिए। ये एक बो तो रली दिली ठाट से, एक बो गोरे गाय मोशी के साथ अपनी जान ही मार ली। बाबा
हाँ आप जुड़वा परेशान के कारण सूचना नेणी मैं लाड़कोटी के पढ़ाई के आस्ते लेने जैसे तुम भी जुरू गोरो हाँ विते जुरू गोरो जैसो भी हो तो तू लाड़कोट नंता दिल्ली मेरे तरफ से बिल्कुल मना। बात ही करनी था उसे आऊं मत बजाता के शादी सोचू जानो बाबा सही हमारी जन्मभूमि हो मुख आना तय के जानो का अधिकार मैं तो के जानो को दिमोना थोड़ी करो। थैंक्स पापा। भूमि हमारी मासूदेव की देवताओं की पूजा लागो जिशाबेव की घरों को ठारों पूजोते चूली चौका हाउ कोशा भूली नोठा हाउ कोशा बिसेरी नोठा। का बोलना बेटा ते भी मुख किस बोलने लायक ही ना रहा मुंह में शब्द ही ना रहा किस बोलने। हाँ वे जो शौक बोली जो मेरे बेटे की पसंद हो सो गलत आती गलत पसंद ही तो करी अंकल जी भी तेले तुम अपमानित होने के आस्ते कुछ चिंता न करे बेटे। हाँ तो है बोआ के रूप में देखने के आस्ते और उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से डीजल चोरी का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हरिद्वार क्षेत्र में एक संगठित रैकेट लंबे समय से सक्रिय है जो कि निगम की बसों से डीजल निकालकर उसे निजी वाहनों और गैरेजों तक सप्लाई कर रहा है। ये चोरी न केवल सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में रोडवेज बस से डीजल चोरी का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो में बस का नंबर नहीं दिख रहा है और न ही स्थान की पुष्टि हो रही है, लेकिन वीडियो ने पूरे परिवहन सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो ने लंबे समय से चल रहे रैकेट को उजागर किया है। बसों से डीजल निकालकर निजी वाहनों, ट्रकों, मैक्सियों और स्थानीय गैरेजों तक पहुंचाने का काम एक संगठित तरीके से किया जा रहा है। इससे पूरी व्यवस्था में परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका होने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार उन्होंने देर रात खाली स्थानों पर बसों को संदिग्ध रूप से खड़ा पाया है, लेकिन शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वहीं परिवहन विभाग की तरफ से लगातार निगरानी की बात कही जाती है, परंतु चोरी पर लगाम नहीं लग पाई है। और आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें देवभूमि उत्तराखंड का अधिक वनाच्छेद भूभाग पर्वतीय है। पशु प्रेम की दृष्टिगत बड़ी संख्या में वन्य जीवों को रखा गया संरक्षित। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, वन्य जीव अनेक लोगों पर कर रहे हमले। राज्यसभा में इस मामले को लेकर जोरों शोरों से उठाया था मुद्दा। वन्य जीव हमलों को लेकर केंद्र से विशेष कार्य योजना बनाने का भी किया आग्रह। भारत सरकार के द्वारा ही बना हुआ है और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड इसका भी 65% विभाग पर्वतीय है। बड़ी संख्या में हमने पशु प्रेम की दृष्टि से वन्य जीवों को सुरक्षित रखा हुआ है और वन्य जीव आज जो है आक्रामक रूप से एक प्रकार से वातावरण को खराब कर रहे हैं, अनेकों लोगों पर हमले कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हमने आग्रह किया है कि आज की तकनीकी दृष्टि से क्या क्या ऐसे
पिंजरे हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से भगाने का कोई यंत्र हो सकता है, उसका आधार बनाते उसका सहयोग उत्तराखंड राज्य के लिए केंद्र द्वारा हो। इस बात की राज्यसभा के अंदर मैंने डिमांड की है और लोकसभा के अंदर हमारे सांसद बोड़ी आनी ने इसको रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का नेतृत्व निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जो एक प्रकार की आपदा ही में इसको होगा, इस आपदा के निवारण के लिए राज्य सरकार को समुचित सहायता प्रदान करेगी। और भोटिया पड़ाव क्षेत्र से उस समय हड़कंप मच गया जब चेकिंग के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज अनिल कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में चौकी इंचार्ज अनिल कुमार को गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज सड़क के बीच ट्रैफिक संभाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक बिना हॉर्न दिए और रफ्तार कम किए सीधे उनसे टकरा गया। ट्रक चालक रक्षित हरबोला नशे की हालत में वाहन चला रहा था। वाहन की तेज रफ्तार के कारण उसने नियंत्रण खो दिया और चेकिंग पॉइंट पर खड़े चौकी इंचार्ज की सीधा टक्कर मार दी। फुटेज सामने आने के बाद एसएसपी नैनीताल ने लापरवाह ट्रक चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ऋषिकेश में मनसा देवी रेलवे फाटक के पास ट्रैक पार करते समय एक बुजुर्ग हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। घटना में बुजुर्ग का शरीर कई हिस्सों में कट गया है, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव के हिस्से को एकत्रित किया और मृतक की पहचान के प्रयास शुरू किए। तभी गली नंबर 12 बापू ग्राम से कुछ लोग मौके पर आए और उन्होंने बताया कि वह मृतक के रिश्तेदार हैं। मृतक का नाम रमेश सिंह, उम्र 71 साल, निवासी बापू ग्राम, गली नंबर 12 है। सुबह करीब 7 बजे वे मनसा देवी में हो रहे सत्संग को सुनने के लिए घर से निकले थे। श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने बताया कि प्रथम जांच में पता चला है कि ट्रैक पार करते समय बुजुर्ग ट्रेन के करीब आने का अंदाजा नहीं लगा सके और चपेट में आ गए। लोको पायलट ने 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर और अंतर्गत तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बूढ़ा फार्म के पास गुलदार ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो वहीं पिछले 6 मास में यह गुलदार के हमले की दर्जन भर से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है। घायल युवक पंकज सिंह ने बताया कि वो खेत से काम कर घर लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में बूढ़ा फार्म पर उस पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसका पैर पकड़ लिया। शोर मचाने पर बाइक की रेस तेज करने पर गुलदार मौके से भाग गया। घटना की सूचना तुरंत खेत मालिक और वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही पतरामपुर रेंज की वन विभाग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पंकज कुमार को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल जसपुर लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और गंभीर चोट न होने के कारण उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। जसपुर क्षेत्र में गुलदार के लगातार हमलों से ग्रामीण बेहद चिंतित हैं। पिछले 6 महीनों में इस क्षेत्र में गुलदार 12 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मैं खेत में से काम करके आ रहा था गन्ना भर के, और आते समय जो है गुलदार ने उस समय में हमला कर दिया बीच रास्ते में। और मचाया, मैं गाड़ी के तले भी दब गया। ऐसे हमला किया, उसने टांग बल ली। मेरी रेस हाथ में थी गाड़ी की, रेस देगी तो भाग गया छोड़ के। मैं फिर गाड़ी उठा के इधर में आया बल्ली के पास में, जिसकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, जो खेत मालिक है उसके पास आया। मैं भाग के, वो दूध देने ले जा रहा था, तो फिर बाद में मेरे को गाड़ी ठवा के ले गया उधर से। इस समय हम जसपुर में है, सरकारी हॉस्पिटल। लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, ट्रीटमेंट तो हो गया है। आप घेर ये मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा हल्के में बेहोशी की हालत में थोड़ा हल्का था। वैसे तो घर के लिए रेफर कर दिया गया, कल आना है जो भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।